हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह। तो हमारा पहला एम होगा कि हम फेमिलियर हुए कि कैसे टाइप के कन्वेंशनल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये डिस्कस करने से पहले हम एक टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर में वो किया गया है। सबसे पहला है एज ऑफ अर्थ। तो हम स्टार्ट करेंगे कि अर्थ शुरू कब हुआ, जो कि था काफ़ी बिलियन साल पहले। उसके बाद सबसे पहला लाइफ अपीयर हुआ, जो कि था सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट होने लगे, जो कि मल्टी सेलुलर थे, और ये हुआ था 500 मिलियन ईयर्स पहले। तो उसके बाद आए मैमल्स मैमल्स क्रिएट हुए, और ये मैमल्स 200 मिलियन ईयर्स पहले बने। इसके बाद का इवेंट जो हम काउंट करेंगे वो है डायनासोर्स के एक्सटेंशन का, जो कि 60 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसके बाद हम आएंगे अर्ली मैन या फिर होमो सेपियंस जब एग्जिस्ट करने लगे, वो था 2 लाख साल पहले। उसके बाद आया सबसे पहला ऑयल वेल, जो कि चाइना में बनाया गया था 347 सीई में। और इसके बाद आया एक प्रॉपर कमर्शियल ड्रेक ऑयल वेल, जो यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया, और जिसके इन्वेंशन के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया गया। और आज का हमारा जो मॉडर्न ऑयल वेल होता है वो इस तरह का होता है, और ये जो है 100 मिलियंस बैरल्स पर डे प्रोड्यूस होता है, और एक बैरल 159 लीटर्स होता है। तो ये टाइमलाइन डिस्कस करने का यूज़ ये था कि हम ये समझे कि जो हमारी अर्थ है वो बिलियन ईयर्स से बनी हुई है। बिलियन ईयर से चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, चेंज हो रही है, और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट उस हिसाब से डेवलप या चेंज हो रहा है। बट हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ 150 सालों में हमने यूसेज ऑफ ऑयल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि सडन चेंज, एक एक्सट्रीम सडन चेंज आया है हमारे एनवायरनमेंट को, और जो कि एक यू you नो know, एक डेंजर का सिंबल है। तो इस वजह से हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि ऑयल है उसको हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर बनाऊँ बैलेंस अगर बनाऊँ जो कि दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम पुट करते हैं प्राइस ऑफ ऑयल को रखने से पहले। तो पहली चीज़ है पॉपुलेशन, जनसंख्या। फिर अमाउंट ऑफ ऑयल इन मार्केट, कि कितना मार्केट में ऑयल है। नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बना पा रहे हैं। पॉलिटिकल, क्या क्या पॉलिटिक्स वगैरह लग रही हैं। और जियो पॉलिटिकल, की लैंडमार्क्स या जोग्राफी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल। तो ये सारे पॉइंट्स को हम जमा करके कुछ डॉलर्स में या फिर कुछ रुपयों में ऑयल का प्राइस तय करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 से लेकर 1000 यूएस डॉलर पर बैरल। आइए एक एक करके हम ये सारे के सारे चेक करते हैं कि ये सारे रीजंस क्या क्या कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ ऑयल। सबसे पहला है पॉपुलेशन। तो वी नो दैट कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी, ऑयल की डिमांड्स, रिसोर्सेज की डिमांड और बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी डिमांड में, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिसोर्स खुद में कम होता जाएगा। आफ्टर ऑल याद रहे, ऑयल जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसलिए प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन विल इंक्रीज द डिमांड, और डिमांड इंक्रीज होने पर प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कितना प्रॉफिट बना पा रही है कोई कंट्री अपने उस रिसोर्स से। तो अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो पूरी डिपेंडेंट होती है ऑयल पे अपनी कमाई के लिए। तो उनके पास ऑयल है, बट वो ये प्रोसेस को स्लो डाउन रखते हैं, ऑयल प्रोडक्शन को स्लो डाउन रखते हैं दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीज़न है कि जितना वो स्मॉल अमाउंट में मार्केट में ऑयल रखेंगे, उनको उतना ही ज़्यादा पैसा उस ऑयल का मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट में ऑयल ज़्यादा होगा तो वो सस्ती चीज़ कहलाएगी। और स्लो प्रोडक्शन से एक फ़ायदा ये होता है कि वो लोग अपना टाइम पीरियड ऑफ गेनिंग प्रॉफिट स्ट्रेच कर पाएंगे। जितना धीमे प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम तक वो बेच पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। पॉलिटिकल रीजंस में आप एक एग्जांपल समझेंगे कि मान लीजिए मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, और वो बहुत हाई प्राइस रख देता है, और वो पैसे कमाता है, बहुत सारे पैसे। वो उसके मन में जो है वो प्राइस रखे वो, क्योंकि जितना वो ज़्यादा प्राइस रखेगा वो उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा। बट वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि
ऑयल के चक्कर में काफ़ी कंट्रीज एक दूसरे से compete करती है, और अगर किसी कंट्री ने लो प्राइस पे ऑयल बेचना शुरू करा तो उसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी रादर दैन अदर कंट्री, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हर कंट्री अपने हाई प्राइस को कोशिश करते हैं कि वो लोएस्ट प्राइस पर रखे, ताकि ऑर्डर्स उसके पास, रिक्वायरमेंट उसके पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। अब आते हैं इंडस्ट्रियल फैक्टर्स पे। तो गाइस वी नो कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री में, उनकी सैलरीज जाती है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उसका पैसा जाता है, फिर उन सब चीज़ों के मेंटेनेंस का पैसा जाता है, और इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो रिफाइनिंग चलती है ऑयल की, क्रूड ऑयल का रिफाइनमेंट चलता है, उन सब का पैसा जाता है, देन शिपिंग कॉस्ट जाती है कि चीज़ों को शिफ्ट कैसे करना है। ये सारे मिलकर इंडस्ट्रियल फैक्टर्स बनते हैं जिससे कि हम इन्वॉल्व करते हैं। आइए चलो एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि ये ऑयल बना कैसे। तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी मिलियन साल पहले जब सारे जानवर वगैरह मरकर हमारे समुद्र में गए और समुद्र के अंदर जाकर वो नीचे दफन होते चले गए, उसके ऊपर काफ़ी सालों तक रेत जमती गई और वो प्रेशर के अंदर आकर फॉसिल फ्यूल्स बने। इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में से एक फ्यूल होता है ऑयल, जो कि बनता है ऑर्गेनिक मैटर, टेम्परेचर, टाइम और बहुत सारे प्रेशर से। और ये टाइम कोई एक दो दिन या सालों का नहीं होता, ये बिलियंस ऑफ सालों का होता है। और अगर हम ऑयल की बात करें तो हमने पिछली बार याद होगा हमें कि हमने बैलेंस में क्या क्या रखा था, पॉपुलेशन, नेट प्रॉफिट, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल। बट अब एक क्वेश्चन हम ये पूछेंगे अपने एनवायरनमेंट से या फिर अपने प्रोसीजर्स से कि क्या हमने कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को कंसीडर करा कि कितने मिलियन साल लगे हैं इस ऑयल को क्रिएट करने में। यह सवाल हमने कभी नहीं पूछा। यानी वी डोंट हैव एनी कॉस्ट फॉर रिक्रिएटिंग दिस ऑयल, एंड दैट्स व्हाई इट विल समहाउ इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट एट द एंड। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टाइम टू डबल द अमाउंट ऑफ CO2 जो हमने कैलकुलेट करा था, अराउंड 86 ईयर्स का। तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि 86 ईयर्स में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंट अमाउंट है, जो कि अगर मैं ग्रे सर्कल मान के चलूँ, वो डबल हो जाएगा अपने उसमें, क्योंकि जिस हिसाब से हम ऑयल और कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, और ये सब एक डेंजर का निशान है। तो अगर हम देखें तो हमारी मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑयल से पूरी होती है, देन आता है कोल, देन आता है नेचुरल गैस, फिर हाइड्रो, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, और सिर्फ 2% यूज़ होता है रिन्यूएबल एनर्जी का। और इसी वजह से हम आगे के कोर्सेज में ये पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूड, whereas these oil and coal will end one day. नोट्स के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आपको और क्या क्या चाहिए। थैंक यू गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।